ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। और देखिए, किसी लेखक के द्वारा अपने विचार लिखे जाते हैं किसी टॉपिक, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। विश्लेषण करने की यहाँ आपको प्रवृत्ति आपके अंदर आती है। यहाँ से सवालों से घिरी सबसे प्रतिष्ठित सेवा की बात हो रही है। देखिए, यूपीएससी एक संस्था है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो रही है, और इसके द्वारा सिविल सर्विस का एग्जाम करवाया जाता है। और देखिए, आईएएस और आईपीएस जो होते हैं ना, ये पद होते हैं। तो अभी पूजा खेड़कर का जो मामला है, उसी को लेकर ये बातें की जा रही है। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो आप देखिए 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी, और एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अगर आप लोग अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक देखेंगे तो आप देखेंगे सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। और हर राज्य में आप देखते हैं कि स्टेट पीसीएस होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा में पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी समाप्त कर एक विवादित प्रकरण का पटाक्षेप करने का प्रयास हुआ है। महाराष्ट्र कैडर की प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी रही खेड़कर पर आयोग ने भविष्य में अपनी किसी भी परीक्षा में भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया है। और सेवा में कदाचार और भर्ती के लिए फर्जी प्रमाण पत्रों से जुड़े इस मामले के सामने आने के बाद ऐसे तमाम अन्य मामले भी सतह पर आए। 2011 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह भी ऐसे ही आरोपों में गिरे। और सिंह ने बेंचमार्क दिव्यांगता श्रेणी 3 में मोटर दिव्यांगता का दावा कर नौकरी पाई थी, जबकि उनके नित्य और जिम में व्यायाम करने के तमाम वीडियो सामने आए। लोकोमोटर दिव्यांगता में ठीक से चल पाना भी संभव नहीं होता है। और सिंह नौकरी छोड़कर फिल्मों में काम करने चले गए थे। बाद में राजनीति में भी अपने हाथ आजमाना चाहते थे। लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने पर उन्होंने सेवा में वापसी की अर्जी डाली थी, परंतु योगी सरकार ने उसे नामंजूर कर दिया। दिव्यांगता आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के झूठे प्रमाण पत्रों का प्रयोग करने के आरोप केवल पूजा और अभिषेक सिंह पर ही नहीं, बल्कि कई अन्य आईएएस अधिकारियों पर भी लगे हैं। और ऐसे आरोपों के बाद इंटरनेट मीडिया पर व्यापक रूप से सक्रिय कई अधिकारियों ने अपने प्रोफाइल या तो प्राइवेट कर दिया या फिर आप देखते हैं डिलीट कर दिए। पूजा खेड़कर मामला इसलिए बहुत चौंकाने वाला है कि इसमें एक नहीं बल्कि कई स्तरों पर गड़बड़ी हुई है, और उनके संज्ञान में आने के बावजूद खेड़कर को आईएएस में नियुक्ति मिल गई। पिता के भी वरिष्ठ अधिकारी रहने के बावजूद पूजा ने स्वयं को क्रीमी लेयर से अलग दर्शाया और फर्जी दिव्यांगता बताई। और खुद पूजा खेड़कर के नाम पर 17 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। उनके माता पिता के नाम पर 50 करोड़ की घोषित संपत्ति है। आयोग द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 6 बार मेडिकल टेस्ट हेतु बुलाए जाने के बावजूद वह नहीं आई। और बाद में यह रिपोर्ट भी आई कि उन्होंने अपनी आयु भी कम करके दर्शाई। दिलचस्प यह है कि खेड़कर इतना फर्जीवाड़ा करके बच निकली, और उन पर कार्रवाई तब हुई जब उन्होंने अपने साथ व्यवहार शुरू कर दिया। अगर ये ना हुआ होता तो मालूम ही नहीं चलता, पकड़ा ही जाता। और देखिए, का मतलब होता है कि जो लोग आरक्षण का फायदा ले चुके हैं उन्हें बाहर का। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग फॉर्म भरने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है, अगर ओबीसी में है, पिछड़ा वर्ग में है आप लोग, कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपसे फीस जनरल कैटेगरी के बराबर ली जाती है, आपको आरक्षण से वंचित कर दिया जाता है। फरवरी 2023 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट ने अधिकृत संस्थान दिल्ली एम्स से एमआरआई न कराने पर पूजा खेड़कर के चयन को रद्द करने का आदेश दिया था, परंतु यूपीएससी ने पुणे के एक अनाधिकृत अस्पताल से भेजी गई रिपोर्ट को मानकर खेड़कर के चयन को बहाल रखा और आईएएस आप देखें आईएएस कैडर आवंटित कर दिया। संघ लोक सेवा आयोग की गिनती उन चुनिंदा संस्थाओं में होती है जिनकी साख आज भी बनी हुई है। बहुत से सामान्य परिवारों के अभ्यर्थी न सिर्फ सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होकर देश के शासकीय नेतृत्व का हिस्सा बनते हैं, बल्कि उसे अपने उज्जवल भविष्य के प्रवेश द्वार के रूप में भी देखते हैं। ऐसे में दिव्यांगता और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को लेकर आ रही फर्जीवाड़ी की शिकायतें चयन के अनुपात में भले ही बहुत कम हो, लेकिन चिंता का विषय है। और चिंता की बात यह भी है कि देश की सबसे सम्मानित सेवा के चयन और प्रशिक्षण में ऐसी कौन सी खामियां हैं जो इन अधिकारियों में वैसा चरित्र निर्माण नहीं कर पा रही हैं जैसा सेना के प्रशिक्षुओं में देखने को मिलता है। और यूपीएससी के प्रयास चयन में सामाजिक विविधता लाने में
तो कारगर रहे हैं, परंतु भ्रष्टाचार में संलिप्तता के चौंकाने वाले मामले दर्शाते हैं कि चयनित उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा परखने में भारी चूक हो रही है। यह तब है जब आपदी की मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न पत्र नैतिकता और सत्यनिष्ठा पर केंद्रित होता है। पेपर 4 की बात हो रही है। और प्रशासनिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार इतनी खराब है, इसका पता 2021 राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह में दिए एक जवाब से चलता। 2020-21 में आईएएस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार 181 शिकायतें मिलने की बात कही थी। इसके पूर्व 2 वित्त वर्षों में आईएएस अधिकारियों के खिलाफ 753 और 643 शिकायतें प्राप्त हुई थी। संभव है कि एक ही अधिकारी के खिलाफ एक से ज्यादा शिकायतें आई हो। यह भी संभव है कि इनमें कई शिकायतें झूठी एवं द्वेषपूर्ण हो, परंतु देश भर में आप देखिए आईएएस अधिकारियों की सीमित संख्या को देखते हुए इतनी अधिक शिकायतें गंभीर चिंता का विषय है। आईएएस में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण राज्य की बहुमूल्य संपदा को वितरित करने की असीमित शक्तियां, सक्षम तृतीय पक्ष निगरानी का अभाव, निगरानी नेताओं की उन पर आत्मनिर्भरता और नौकरशाही एवं नेताओं की साठगांठ, राजनीतिक इच्छा शक्ति और नौकरी के प्रति असुरक्षा के भाव से ही इस समस्या का समाधान संभव है। परंतु चयन और प्रशिक्षण से लेकर अपने सिंघाव लोग को बड़े फेरबदल की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। जहां परीक्षा में निरंतर बदलाव से प्रतिभावान अभ्यर्थियों के लिए अवसर बढ़ेंगे, वहीं अंक तालिका में एक तरफा रुझान वाले वैकल्पिक विषयों को हटाकर सेवाओं में काम आने वाले उपयोगी पाठ्यक्रम वांछित प्रत्याशियों के चयन में उपयोगी होगा। इंटरव्यू में मनोविश्लेषक की गहराई से समझने में सहायक होगी। अच्छा तो यह हो कि आवेदन करने वाले निजी या सरकारी क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव लेकर आए और इससे इन परीक्षार्थियों में परिपक्वता आएगी। जिस समाज में इन्हें सेवा करनी है उन्हें उनके प्रति संवेदनात्मक दृष्टि भी कोण भी बनेगा। आईएएस या समकक्ष सेवाओं को जन सेवकों का प्रारूप दिया जाए। बंगला गाड़ी और अर्दली से बना ठाट-बाट अधिकारियों को अंग्रेजी राज वाला अभिजात दर्जा देता है। साथ ही समाज में वर्ग श्रेष्ठता का भाव खुद आमजन के लिए बने कानूनों से ऊपर देता है। आश्चर्य नहीं कि ऐसी मानसिकता के चलते भ्रष्टाचार सहजता से पनपता है। लेखक इंडिया का नाम है विकास सारस्वत, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। अब आप देखिए, अगर ये फर्जीवाड़े से सिलेक्शन पा जाते हैं और पद पा लेते हैं तो ये तो भी तो संभावना है कि ये भी वही करेंगी जो इन्होंने करके आगे बढ़ी हैं। तो ये रहता है। और पेपर आजकल 4 देख लीजिए, कई सीसेट में, स्टेट पीसीएस में पूछा गया था, एक स्टेट पीसीएस में, कि आप गली में पत्थर डला हुआ है, आप जा रहे हैं तो आप उसे उठा के रख देंगे, अनदेखी कर देंगे या छोड़ेंगे कि क्या करना है हमें। तो आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग अनदेखी कर देते हैं, अरे छोड़ दीजिए, हमारा काम थोड़ी है। आप देखिए, नल कहीं चालू है तो उसे भी तो हम लोग यही करते हैं। लाइट कहीं चालू है तो क्या करते हैं, अरे हमारी क्या बिजली डली हुई है, हमें क्या लेना देना, जलने दीजिए। यानी कि कर्तव्य तो कहीं कुछ दिखता ही नहीं है एक तरह से। आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह के मामले पर? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। आप होने वाले सिविल सर्वेंट हैं तो आपकी राय मायने भी रखती है, आपसे पूछा भी जा सकता है। खतरा बढ़ाता धरती का बढ़ता तापमान। देश के सबसे नैसर्गिक सुंदर स्थानों में से एक केरल के वायनाड जिले में अचानक हुई भारी बरसात के बाद हुए भूस्खलन के चलते कई गांव बह गए और लगभग 200 लोग कालकवलित हो गए। अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है और इसके पीछे का कारण धरती के बढ़ते तापमान के चलते अरब सागर के पानी के अधिक गर्म होने से उत्पन्न सघन बादलों को माना जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2020 में केरल में घटित जलवायु परिवर्तन, खासकर तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि की घटनाओं को समुचित तंत्र ने नजरअंदाज किया। उस साल केरल में आए भयंकर जल प्लावन के बाद अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध वायनाड में अचानक ही केंचुए सहित कई प्रकृति प्रेमी कीट गायब हो गए थे। फिर 1 महीने पहले तक आप देखेंगे कि उफन नदी, पंपा, पेरियार, कावानी जैसी कई सदानीरा नदियों का जलस्तर आश्चर्यजनक ढंग से बहुत कम हो गया और इडुक्की और वायनाड जैसी जगहों पर जमीन में कई 100 मीटर लंबी दरारें आ गईं। और वायनाड में भूस्खलन से हुई तबाही के बीच हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत देश के अन्य कई हिस्सों में अचानक भारी आप देखते हैं कि बरसात होने और उसके चलते जनजीवन प्रभावित होने के समाचार आ रहे हैं। और कई शोध बताते हैं कि धरती के तापमान में बढ़ोतरी के कारण अब पश्चिमी घाट के आसपास के इलाकों में अचानक बहुत भारी बरसात होने लगी है। पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्से आते हैं। यह समूचा क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत संपन्न होते हुए भी उतना ही संवेदनशील है।
देखिए इस चित्र की बात हो रही है, ये हमारा प्यारा भारत है। ये आप देखेंगे, ये केरल देखने को मिलेगा, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था? 1 नवंबर 1956 में। यहाँ अगर हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें तो 140 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा में 9 सीटें, लोकसभा में 20 सीटें। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारी धरती को प्राकृतिक तौर पर सूर्य की किरणों से गर्मी मिलती है। ये किरणें वायुमंडल से गुजरते हुए पृथ्वी की सतह से टकराती हैं और फिर वहीं से परावर्तित होकर लौट जाती हैं। धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है और जिनमें कुछ ग्रीन हाउस गैसें भी शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर धरती के ऊपर एक प्राकृतिक आवरण बना लेती हैं। यह आवरण लौटती किरणों के एक हिस्से को रोक लेता है और इस तरह धरती को गर्म बनाए रखता है। इंसानों, दूसरे प्राणियों और पौधों के जीवित रहने के लिए कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी होने पर यह आवरण और भी मोटा होता जाता है और ऐसे में यह आवरण सूर्य की ज्यादातर किरणों को रोकने लगता है और इससे धरती का परिवेश जरूरत से अधिक गर्म हो जाता है। और ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश तो कर लेती हैं लेकिन वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाती हैं और तापमान बढ़ाने में कारक बनती हैं। यदि इन गैसों का उत्सर्जन इसी प्रकार होता रहा तो आने वाले वर्षों में पृथ्वी का तापमान 3 से 8 डिग्री तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे और भीषण गर्मी बढ़ेगी, फसलों की उपज पर असर पड़ेगा, विश्व के कई हिस्सों में बर्फ गल जाएगी और इससे समुद्र का जलस्तर कई फीट ऊपर तक बढ़ जाएगा और इससे कई हिस्से जलमग्न हो जाएंगे। और आज धरती का तापमान आप देखिए 1970 के मुकाबले ये आप देखेंगे कि 3 गुना तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ती वैश्विक गर्मी का असल कारण इंसानों और उनकी भौतिक सुविधाओं की जरूरत है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और जंगलों में लगने वाली आग इसकी मुख्य वजह है। इसके अलावा घरों में लग्जरी वस्तुएं मसलन एसी, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव और ओवन आदि भी इस गर्मी को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। केरल से ठीक दूसरे सिरे पर स्थित धरती के शौक कहलाने वाले कश्मीर में भी यह गर्मी इन दिनों चिंता का विषय बनी हुई है। इस बार वहां गर्मी में तो सामान्य से अधिक तापमान रहा ही। ठंड के दिनों में 40 दिन तक बर्फ नहीं गिरी और इन दिनों श्रीनगर सहित घाटी के बर्फ से ढके रहने वाले इलाकों में तापमान 36 के पार है। बरसात के अभाव में झेलम जैसी नदियां अभी से सूख रही हैं। इसका असर पर्यटन और खेती के साथ साथ जल विद्युत परियोजनाओं पर भी बढ़ रहा है। लेह लद्दाख में भी जुलाई के आखिरी हफ्ते में भीषण गर्मी पड़ी और इसके चलते कई विमान सेवाएं रोकनी पड़ी। पंजाब में एक तो बरसात नहीं हो रही है, दूसरी गर्मियां देखें और इसके चलते आप देखते हैं कि खेतों में बुआई भी अटकी हुई है। 2018 के आर्थिक सर्वेक्षण में ही यह बात कह दी गई थी कि धरती का तापमान अधिक होने पर हमारी खेती किसानी ध्वस्त हो सकती है। यदि तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो सर्दियों के दौरान किसानों की आय 6.2% कम कर देता है और असंचित जिलों में गर्मी के दौरान 6% की कमी करता है। और इसी तरह बरसात में औसत 100 मिलीमीटर की कमी होने पर किसानों की आय में करीब 15% गिरावट आती है। और धरती का तापमान बढ़ाने वाली ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कुछ इस तरह हो रहा है जैसे बिजली घर से 21.3%, कारखानों से आप देखिए 16.8%, यातायात एवं वाहनों से 14%, खेती किसानी से उत्पादों से आप देखिए 12.5%, जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से 11.3%, आवासीय क्षेत्रों से 10.3%, खेतों से निकले बायोमास जलने से आप देखिए 10% और कचरा जलाने से 3.4%। हमें यह देखना है कि किस तरह से हम इन हानिकारक गैसों को नियंत्रित कर सकते हैं। वैसे यदि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन तत्काल बहुत कम कर दिया जाए तो भी तापमान में बढ़ोतरी तत्काल रोकने की संभावना नहीं है। अब यह हम इंसानों पर निर्भर है कि हम अपनी आगामी पीढ़ियों को बेहतर धरती देने के लिए किस तरह अपनी लिप्सा और भौतिक सुखों की चाहत के बजाय स्वस्थ पर्यावरण को महत्व दें। लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं, इनका नाम है पंकज चतुर्वेदी। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। देखिए, भूस्खलन को चट्टान, मलबे या पृथ्वी के द्रव्यमान के ढलान से नीचे खिसकने के रूप में परिभाषित किया गया है। और देखिए, इस तरह के टॉपिक पर आप लोग भी अपनी राय दिया करिएगा। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, कह रहा हूं। या आप देखिए, स्थानीय स्थिति बदले। जीवन में पलायनवाद से कुछ नहीं होता है जब तक कि परिस्थिति को नहीं बदला जाता है। स्थान बदलने से समस्या हल नहीं होती है। याद रहे कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा बुरा स्वभाव ही बनता है। जैसे ही अपनी प्रकृति सौम्य बन जाएगी और तब सब जगह से सम्मान मिलेगा और तिरस्कार नहीं। कौवा स्थान बदलने से कोयल नहीं बन जाता है। स्कूल बदलने से क्लास नहीं बदल जाती है। क्लास का बदलना हमारी योग्यता और पात्रता पर और साल भर की पढ़ाई आदि पर निर्भर करता है। हम किसी भी विषम स्थिति का सामना होते ही पलायनवादी रुख अपनाते हैं किंतु अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति को नहीं बदलते। कुएं का
कुएं का नदी नहीं, कुएं का नहीं जल का महत्व है, मार्ग का नहीं गंतव्य का महत्व है। ऐसे ही जीवन में मृदु वाणी का नहीं सम्यक भाषा और सौर विवेकपूर्ण व्यवहार का महत्व है। हम प्रायः दूसरों के प्रभाव में जीते हैं। किसी ने प्रशंसा कर दी तो प्रसन्न हो जाते हैं, हमें बुद्धिमानी बता दिया तो स्वयं को चतुर समझने लगते हैं। इसके विपरीत अगर हमें जिद्दी, क्रोधी, स्वभाव, स्वार्थी, लालची कह दिया जाए तो मन में चिंता व्याप्त हो गई। दूसरों से प्रभावित होने की शैली जब तक बनी रहेगी तब तक हमारे स्वभाव में सुधार आ नहीं सकता। और जैसे पानी छोटे बर्तन में बड़े बर्तन की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है, वैसे ही अगर हमारा हृदय छोटा है तो ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना का बहुत तेजी से ज्वार उठने लगता है। और इसलिए हमें अपने हृदय को विशाल बनाना होगा। बड़े हृदय वाला कभी भी सुनी सुनाई बातों से भ्रमित होकर शीघ्र आवेश का शिकार नहीं बनता। अपने हृदय में हम प्रेम का आकार इतना विशाल बना लें कि उसमें आसपास वालों के दोष भी समा जाएं। स्वभाव का गणित मैदान का नहीं गुफा का गणित है। मैदान में अगर हम बोलते हैं तो सब सुनते हैं, लेकिन किसी गुफा में हम बोलते हैं तो हमें ही अपनी आवाज लौटकर सुनाई देती है। बड़ा दिलचस्प कॉलम लिखा जाता है, पढ़ लिया करिएगा, समझा करिएगा। अभी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया हुआ है आरक्षण के अंदर आरक्षण, तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों यानी एसटी एससी समुदाय में आरक्षण के भीतर आरक्षण का रास्ता साफ करके आरक्षण की व्यवस्था को तार्किक और अधिक न्यायसंगत बनाने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी इसकी। और सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने जहां 6-1 के बहुमत से एससी एसटी आरक्षण में कोटे के भीतर कोटे को संविधान सम्मत बताया, वहीं 4 न्यायाधीशों ने इन वर्गों के आरक्षण में उसी तरह क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने की भी आवश्यकता जताई जैसे ओबीसी आरक्षण में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से 2004 के 5 सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि एसटी एससी समुदाय एक जैसा है, उनकी विभिन्न जातियों में कोई भेद नहीं किया जा सकता है। यह वस्तुस्थिति नहीं है। सच यह है कि ओबीसी समाज की तरह एसटी एससी समुदाय में भी कई जातियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति न केवल कभी कहीं कमजोर है, बल्कि उन्हें अपने ही वर्ग की अन्य जातियों से भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। और यह एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। यह भी एक तथ्य है कि एससी एसटी समुदाय में कई जातियां ऐसी हैं जिन्हें आरक्षण का ना के बराबर लाभ मिला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आरक्षण का अधिक लाभ इन वर्गों की अपेक्षा के समर्थ जातियां उठा रही हैं। यही स्थिति ओबीसी में है। कई अति पिछड़ी जातियों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण करने का अधिकार राज्य सरकारों को भी दे दिया। इस अधिकार का दुरुपयोग होने की आशंका है क्योंकि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल वोट बैंक बनाने के लिए लालच में एससी एसटी जातियों का मनमाना उपवर्गीकरण कर सकते हैं। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि आरक्षण सामाजिक न्याय का जरिया है, न कि वोट बैंक की राजनीति का हथियार। एससी एसटी समुदाय को दिए जाने वाले आरक्षण में बंटवारा किया जाना इसलिए समय की मांग है क्योंकि आईएएस आईपीएस अधिकारियों के बच्चों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उनकी स्थिति गांव में रहने वाले भूमिहीन निर्धन लोगों के बच्चों जैसी है। अच्छा होगा कि एससी एसटी आरक्षण का उपवर्गीकरण करने के साथ ही उसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया जाए। और आप देखिए सक्षम और संपन्न है, उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाना सामाजिक न्याय की मूल भावना के खिलाफ तो है ही, वंचित निर्धन लोगों के साथ किया जाने वाला अन्याय भी। और आरक्षण प्रदान करते समय यह देखा ही जाना चाहिए कि उसका लाभ पाने वाले पात्र हैं या नहीं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी समुदाय में आरक्षण के उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर की जरूरत जता दी, तब फिर यह आवश्यक हो जाता है कि मोदी सरकार ओबीसी आरक्षण में उपवर्गीकरण की संभावना का पता लगाने के लिए गठित रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर अमल करने की दिशा में आगे बढ़े। और मैं आप लोगों से बार बार ये सवाल पूछ रहा हूं कि इस तरह आप लोग देखा करिएगा थोड़ा, ठीक है, कि इस तरह के मुद्दों पर आप लोगों की क्या सोच है, क्या आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, क्या हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं और आपसे राय भी पूछ ली जाती है। कठोर कानून जरूरी है। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2024 सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि अब किसी भी परीक्षा का पेपर लीक ना हो। इसी उद्देश्य वालों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान किया गया। हालांकि सरकार यह निर्णय पहले ही ले चुकी थी, लेकिन इसे जरूरी था। प्रदेश में पुलिस भर्ती आरओ
और एआरओ परीक्षा समेत कई परीक्षाओं के पेपर पूर्व में लीक हो चुके हैं, जो यह साबित करते हैं कि भर्ती संस्थाओं में नकल माफिया की जड़ें काफी गहरी हैं। इसलिए यह जरूरी था कि सबसे पहले परीक्षाओं की आयोजन प्रक्रिया में आमूलचूल बदलाव किया जाए। इसे देखते हुए सरकार ने परीक्षाओं के आयोजन के लिए नई नीति भी बनाई, ताकि पेपर लीक होने की किसी भी आशंका को खत्म किया जा सके। इसके साथ ही सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आयोगों एवं भर्ती बोर्डों में ऐसी ही अधिकारी नीतियों का 100% पालन करा सकें। किसी भी परीक्षा का पेपर लीक होने पर अभ्यर्थियों का व्यवस्था पर से भरोसा टूटता है, इसलिए ऐसे मामलों में कठोर कानून होना चाहिए। और आप देखिए, कोई भर्ती परीक्षा रद्द होने का प्रभाव कितना व्यापक होता है, इससे पुलिस भर्ती और आरओ एआरओ परीक्षा के आवेदकों की संख्या से समझा जा सकता है। पुलिस भर्ती के लिए 48 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया था, जबकि आरओ एआरओ परीक्षा में लगभग 10 लाख आवेदक थे। इसलिए जरूरी है कि परीक्षाओं की शुचिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाया जाए। अधिकांश मामलों में अभ्यर्थी निर्दोष होते हैं और पेपर लीक कराने वालों के भुलावे में शिकार हो जाते हैं। एक बात और आप लोगों को देखिए, नियम कानून कुछ भी लाते रहिए, अरे भाई जब तक लागू नहीं हो रहे हैं और जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो रहे हैं, जिसलिए वो बनाया गया, अगर वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है तो उनका कोई मतलब नहीं रहता है। अब आप देखिए, हर राज्य में देख लीजिए, केंद्र स्तर तक देख लीजिए, पेपर लीक की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली 8 राज्यों से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, इन नेताओं का हमारा दुख तब मालूम चले कि इनका पहली बात तो आप देखिए, इनके चुनाव ही नहीं हो, लंबे समय तक लटके रहे, मालूम नहीं कब इनके चुनाव हो रहे हैं। फिर जैसे जैसे चुनाव की घोषणा हो, तारीखों की घोषणा हो, फिर मालूम चला कि नामांकन नहीं हो रहा है। फिर नामांकन हो गया तो मालूम चला पेपर नहीं हो रहा है। पेपर हो भी गया तो मालूम चला कि कहीं धांधली हो गई चुनाव में, और सालों साल कोर्ट में चल रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है चुनाव का। तब इनकी समझ में आएगा कि एक विद्यार्थी की पीड़ा क्या होती है, उसके साथ आप लोग किस तरह का खेल खेलते हैं। सजगता और सहयोगी परिवेश आवश्यक है। स्तनपान सप्ताह, तो शिशु के स्वास्थ्य और जीवन रक्षा के लिए स्तनपान सबसे आवश्यक और प्रभावी तरीकों में से एक है। हर वर्ष स्तनपान सप्ताह के दौरान वैश्विक स्तर पर स्तनपान को लेकर इसका महत्व समझाने के प्रयास किए जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और स्वास्थ्य मंत्रालय तथा नागरिक समाज के साझा प्रयासों के तहत हर वर्ष अगस्त के पहले सप्ताह में लोगों को सजग करने के लिए कई आयोजन किए जाते हैं। वर्ष 2024 का विषय अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान सहायता रखा गया है। ये आप लोग थीम जरूर याद रखा करिएगा। और देखिए, अगर हम लोग बात करें WHO की, तो किसकी बात हो रही है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अब यूनिसेफ की अगर हम लोग बात करें, तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड की बात हो रही है। 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क, USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। दरअसल स्तनपान माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। बच्चे के शरीर को पोषण देने वाले ब्रेस्ट फीडिंग माँ के शरीर को भी कई व्याधियों से बचाती है। 2 साल की उम्र तक स्तनपान कराने से बच्चे कुपोषण और बहुत सी आम बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। इतना ही नहीं, मनोवैज्ञानिक रूप से भी माँ और बच्चे दोनों को इसका लाभ मिलता है। और स्तनपान से माँ एवं बच्चे के बीच जुड़ाव मजबूत होता है। मानसिक शारीरिक सेहत से संबंधित इन्हीं फायदों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए सप्ताह पर कुछ विशेष आयोजन किए जाते हैं। वर्ष 2024 के विषय के तहत स्तनपान कराने वाली माताओं की स्तनपान यात्रा और विविधता का जश्न मनाया जाएगा। स्तनपान को लेकर माताओं के अनुभव और अनुभूतियों की चर्चा जाएगी और साथ ही इस पहलू पर भी जागरूकता लाने की कोशिश होगी। किस तरह से परिवार, समाज, समुदाय और स्वास्थ्य कार्यकर्ता हर स्तनपान कराने वाली माँ के लिए सहयोगी बन सकें। और परंपरागत रूप से भारतीय परिवारों में आप देखिए, स्तनपान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रति अनकहा सहयोगी व्यवहार सदा ही रहा है, क्योंकि स्तनपान शिशुओं के संरक्षण और संवर्धन का काम तो करता ही है, बच्चे और माँ दोनों की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को भी बढ़ाता है और माताओं में सेहत की बेहतरी से जुड़े बहुत से हार्मोन्स में सकारात्मक बदलाव लाता है। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय स्थित जीवन विज्ञान संकाय के शोधकर्ताओं द्वारा 9, 18 और 36 माह के 330 बच्चों के आहार स्वास्थ्य को लेकर हुए विस्तृत अध्ययन में सामने आया कि स्तनपान भविष्य में शिशु को मोटापे और मधुमेह जैसे खतरों से बचाता है और इससे पेशोत्तर स्वास्थ्य लाभ मिलने के साथ ही स्तन व ओवेरियन कैंसर का जोखिम भी कम होता है। मधुमेह और हृदय रोग से भी बचाव होता है। स्वास्थ्य सहेजने और स्नेहमयी जुड़ाव को
पोषण हेतु स्तनपान के प्रति माताओं की सजगता और सहयोगी परिवेश आवश्यक है। अब आप देखिए, अगर आप लोग इस तरह के टॉपिक पर कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो ये सब उल्लेख कर सकते हैं आप लोग। चलिए, ये टिप्पणियां रहती हैं, देख लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल देता हूं, तो जाकर डाउनलोड भी कर लिया करिएगा। बिना बीमा वाले वाहनों से संबंधित समस्याएं, ये भी अच्छा लिखा गया है। भारत एक मूक महामारी से सदैव पीड़ित रहा है। कहने का मतलब सड़क दुर्घटना भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है और पिछले दिनों हरियाणा में बिना बीमा के वाहन चलाने वालों पर सख्ती की गई। बता दें कि सड़क पर बिना बीमा के चल रहे वाहनों से होने वाले हादसों के शिकार और मुआवजे की राशि प्रदान करने में देरी न हो, इसलिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने मजबूत व्यवस्था अपनाने पर सुझाव मांगा है। और साथ ही कोर्ट ने कहा कि हादसे का शिकार होने वालों या उनके आश्रितों को मुआवजा देने के लिए क्यों न राज्यों को बाध्य किया जाए। आखिर बिना बीमे के वाहनों को राज्य ही संचालित होने दे रहे हैं। हालांकि आप देखिए, राज्य सरकार को बाद में मालिक और ड्राइवर से वसूली करने का अधिकार दिया जाएगा। और मालूम हो कि फरीदकोट मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से जुड़ा मामला सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के समक्ष पहुंचा था और इसमें ट्रिब्यूनल ने बिना बीमे के चल रहे वाहनों की ओर से एक्सीडेंट होने पर 26 लाख रुपए मुआवजा तय किया था और इसकी वसूली वाहन के ड्राइवर और मालिक से करने का आदेश दिया था। और आप देखेंगे कि वाहन मालिक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने तीनों से पूछा कि ऐसे मामलों में जिनमें राज्य वैध सीमा प्राप्त किए बिना वाहनों को चलाने की अनुमति दे रहे हैं, राज्यों को पहले पीड़ित दावेदारों को भुगतान करने के लिए क्यों नहीं बाध्य किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि बिना बीमा के वाहनों को सड़क पर न चलने देना सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में आप देखिए, पीड़ितों को बिना बीमे के चल रहे वाहन का शिकार होने वालों को मुआवजा देना पहले उनकी जिम्मेदारी बनती है। और आप देखिए, वस्तुतः देश में वाहनों से दुर्घटना की वजह से प्रतिदिन अनेक लोग काल के गाल में समा जाते हैं। वैसे इसके पीछे कई वजह हैं। हमारे देश में कानून का सही ढंग से प्रचालन न होना एक बड़ी समस्या है। पिछले दिनों हिट एंड रन कानून पर लंबा हड़ताल देश ने देखा था। भारी वाहन चालक नाराज थे, परंतु ऐसा नहीं है कि मौतें केवल भारी वाहनों से ही होती हैं। तमाम तरह के वाहन मौत के कारण बनते हैं। जो कानून बना वह केवल बसों या फिर ट्रकों के लिए नहीं था, यह तो सभी के लिए समान था। कोई भी यह नहीं कहेगा कि ऐसी मौतों की संख्या घटनी नहीं चाहिए। या फिर आप देखिए, लापरवाही से वाहन चलाने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होनी चाहिए। हर कोई चाहेगा कि इस पर रोक लगे और रोक लगाने का सबसे कारगर तरीका दंड है और दंड से रोकथाम भी होती है। और आप देखिए, सबसे के लिए संदेश भी छिपा होता है। जीएसटी, स्वास्थ्य बीमा हो या फिर वाहन बीमा, ये दोनों ही योजनाएं बीमा धारक पर नवीनीकरण की समय अवधि के कारण बार बार प्रभाव डालती हैं। अधिकतम बीमा धारक अपनी पॉलिसी को 1 या फिर 2 वर्ष के बाद नवीनीकृत करवाते हैं। जीएसटी प्रभाव के कारण बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण करवाने पर बीमा धारक को बढ़े हुए प्रीमियम का भुगतान करना होता है। बीमा की राशि पर 18% की जीएसटी बीमा धारक को आर्थिक रूप से प्रभावित करता है। बीमा पर जीएसटी को न्यूनतम या तो फिर समाप्त ही करने का विचार करना चाहिए। पिछले ही दिनों आप देखते हैं कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे बीमा कंपनियों पर आर्थिक बोझ कम होगा। अगर बीमा क्षेत्र की बात करें तो एक व्यक्ति कि स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य बीमा का बहुत महत्व माना जाता है। यह किसी मेडिकल इमरजेंसी के समय बहुत उपयोगी है। इस मुद्दे पर सरकार को गहनता से विचार करना चाहिए। और जीएसटी की बात करें तो 2017 में आया था ना, उसी कर की बात हो रही है। ड्राइविंग लाइसेंस में सख्ती, अक्सर देखने में आता है कि यातायात पुलिस लाइसेंस को लेकर सख्त नहीं है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए। लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को थोड़ा सख्त बनाना चाहिए ताकि आपात लोग लाइसेंस ना पाएं। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया और कड़ी की जानी चाहिए। पिछले दिनों एक घटना ने पूरे देश को आश्चर्यचकित कर दिया था, जब पुणे में तेज रफ्तार कार से 2 लोगों के कुचलने के आरोपी नाबालग को निचली अदालत ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। वारदात के 15 घंटे बाद आरोपी को जमानत देते हुए अदालत ने उसे ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन काम करने को कहा था। कोर्ट ने नाबालिग के लिए दुर्घटना पर निबंध लिखने और काउंसलिंग सेशन लेने की शर्त रखी थी। अगर जमानत इतनी सस्ती रही और हमारी न्यायतंत्र का रवैया ऐसा ही रहा तो सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कम होने के बजाय और बढ़ सकती है।
और इसलिए वाहन चालक को तब तक प्रतिबंधित किया जाना चाहिए जब तक वह ड्राइविंग नियमों में कुशलता को पूरी तरह से प्रमाणित ना कर दे। इसी के अनुसार ही लाइसेंस को भी मान्यता दी जानी चाहिए, अन्यथा फर्जी तरीके से लाइसेंस प्राप्त कर चालक सड़क पर निर्दोष लोगों को रौंदते रहेंगे और इस पर सरकार को कठोरता से कदम उठाना चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं को कुछ हद तक कम किया जा सकता है यदि बाहरी वाहन चालक भी अपने हित में सजग होना शुरू कर दें। जैसे यूरोपीय देशों में चालकों के बारे में तय है कि एक चालक कितने घंटे लगातार सेवा दे सकता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। लिहाजा वे बहुत दबाव और तनाव में रहते हैं और अतः उनके हित में उपाय करने पड़ेंगे। परंतु इस बात को लेकर ना ट्रक मालिकों को ज्यादा चिंता रहती है और ना ही चालकों ने ही अपने लिए सुविधाएं बढ़ाने के प्रयास किए। दुर्घटना को बढ़ावा देने वाली वजहों को दूर करना ही चाहिए और चालकों को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि उनकी वजह से अगर किसी की मौत हुई है तो सजा जरूर मिलेगी। सरकार पर दबाव डालकर सजा भले ही कुछ घटा ली जाए, सजा मिलेगी तभी लोग सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेंगे और सड़कें सुरक्षित होंगी। उल्लेखनीय है कि स्वीडन में सड़क दुर्घटनाओं के मामले में बहुत सख्ती है और मानवीय गलती से कोई भी दुर्घटना ना हो इसे 100% सुनिश्चित किया जाता है। यह हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वह सड़क पर आप देखते हैं कि अपनी सड़क पर सभी नियमों का पालन करें और अपनी ओर से किसी भी अपराध या लापरवाही की गुंजाइश ना छोड़ें। ऐसी ही कोशिश हम भारत में भी आप देखते हैं कि कर सकते हैं और सड़क दुर्घटनाओं से स्वयं और अन्य लोगों के जीवन की सुरक्षा भी कर सकते हैं। ये सड़क दुर्घटना पर नियंत्रण के उपाय, तो हमारे देश सड़कों पर होने वाली मौतों के मामले में पहले स्थान पर है। ये सब आप लोग बता सकते हैं उपाय के रूप में। इसके बाद चीन और अमेरिका का स्थान आता है। हमारे देश में रोजाना औसत 450 से लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। दिल्ली की बात हो रही है, जिसका नतीजा यह है कि सड़क पर चलता हुआ कोई आदमी स्वयं को सुरक्षित नहीं समझता है। पता नहीं कब कौन किसके वाहन तले कुचल जाए या फिर मर जाए। आजकल तो आप देखिए सड़कों पर खुद हम सुरक्षित चल रहे हैं, उस पर हमें भरोसा नहीं है कि पीछे वाला कब आगे कहां से ठोक दे। वाहन देख लीजिए आप लोग और लापरवाही देख लीजिए। आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ते ही रहते हैं कि आदमी की कोई गलती नहीं होती पर वह कुचल दिया जाता है। सड़क पर होने वाली 70% मौतों के लिए तेज या फिर रेस ड्राइविंग जिम्मेदार होती है। सड़क दुर्घटनाओं का असर व्यापक होता है। हो सकता है कि 2 ही मौतें हों पर आप देखिए 12 लोग घायल हो जाएं और जिंदगी भर के लिए दिव्यांग भी हो जाएं। दुर्घटना से बेहिसाब बर्बादी होती है और आप देखते हैं कि इसमें बर्बादी होती है और कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट का भी उल्लेख कर सकते हैं आप लोग। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में भारत में कुल 4.61 लाख सड़क हादसे हुए। इन हादसों में 1.68 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई और कुल 4.43 लाख लोग घायल हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2021 की तुलना में सड़क हादसे में 11.9% हादसों में हुई मौतों में आप देखते हैं कि 9.4% की बढ़ोतरी हुई है। परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 68% मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में हुई थी, वहीं 32% मौतें शहरों में हुई थी। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए लोगों के बीच जागरूकता और यातायात नियमों की शिक्षा दी जा रही है। और सबसे अच्छी बात आप देखिए, कोई भी किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना है तो जागरूक शिक्षा जरूरी है। स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रमों में भी सड़क सुरक्षा आप देखते हैं कि से जुड़ी जानकारी को जोड़ा जा रहा है। सड़क दुर्घटना के बाद 1 घंटे का समय मरीज को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे मेडिकल टर्म में गोल्डन आवर यानी स्वर्णिम समय कहा जाता है। इसलिए कैशलेस इलाज नजदीकी अस्पताल में कराने की स्कीम भी चलाई जा रही है। सरकार सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसके लिए नीतिगत सुधारों और सुरक्षित प्रणालियों को अपनाया जा रहा है। वर्ष 2030 तक भारतीय सड़कों पर 0 एक्सीडेंट का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में कई कदम उठाए गए और सरकार सड़क पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान करने और इसके समाधान के लिए 14,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सड़कों पर बने मोड़ों जैसे टी जंक्शन और टी वाई पर सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। देश भर में कुल हादसों में से 37% हादसे उन्हीं चौराहों और मोड़ों पर होते हैं और उनमें से लगभग आप देखिए 60% हादसे टी और टी वाई जंक्शन पर रिकॉर्ड किए गए हैं। और इनकी सबसे बड़ी वजह ड्राइवरों की गलती रहती है। यदि सीमा को पार करना है, शराब पीकर गाड़ी चलाना है, ओवरटेकिंग और मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी बड़ी संख्या में आप देखिए सड़क हादसे हो रहे हैं। और इसलिए इन तमाम बिंदुओं पर अगर ध्यान दिया जाए तो देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को सीमित किया जा सकता है। इसीलिए कहता हूं कि सुरक्षित रहिए
ध्यान रखा करिएगा। देखिए, बाकी राजनीति की बातें हो रही तो आप लोग देख सकते हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको दे ही देता हूँ। मध्य वर्ग को मिलने वाले लाभ जो काम के रहते हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहते हैं, उन आर्टिकल्स पर हम लोग बात करते हैं और विस्तार से जानते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। फिर भी आपको लगता है कि मैं कोई छोड़ रहा हूं, वो भी आपके लिए जरूरी है, तो आप पढ़ सकते हैं। नई सरकार के गठन के बाद संसद में पूर्ण बजट के रूप में बजट 2024-25 प्रस्तुत किया गया। उम्मीद की जा रही थी कि सरकार की राजस्व स्थिति को देखते हुए मध्य वर्ग को आयकर में राहत दी जाएगी। वित्त मंत्री ने यह सुनिश्चित भी किया कि सभी करदाताओं को अधिकतम, आप देखिए, 17,500 रुपए की राहत मिले, लेकिन 10 लाख रुपए से अधिक आय वाले लोगों, खासकर उच्च वर्ग मध्य वर्ग को मिलने वाले लाभों को भी 17,500 रुपए तक सीमित कर दिया गया। लेकिन 10 लाख रुपए से अधिक आय वाले लोगों को की शिकायत है कि बजट में मध्य वर्ग को आमतौर पर नजरअंदाज किया गया है। इस शिकायत के बारे में फैक्ट चेक करने की जरूरत है, ताकि यह समझा जा सके कि क्या वाकई वित्त मंत्री ने मध्य वर्ग को नजरअंदाज किया है। यह समझने की जरूरत है कि मध्य वर्ग असल में है क्या। भारत में अलग अलग एजेंसियां मिडिल क्लास को अलग अलग तरीके से परिभाषित करती हैं। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च 2 से 20 लाख रुपए सालाना कमाने वाले परिवारों को मिडिल क्लास में शामिल करती, 2 लाख से 20 लाख। NCAER के अनुसार मिडिल क्लास को 3 श्रेणियों में निम्न मध्यम, जिसमें 2 से 5 लाख रुपए तक कमाने वाले परिवार शामिल हैं। 5 से 10 लाख रुपए तक कमाने वाले परिवार को मध्य वर्ग कहलाता है, और 10 से आप देखिए 20 लाख रुपए तक कमाने वाले परिवार को उच्च मध्य वर्ग कहलाता है। भारतीय रिजर्व बैंक 3.5 लाख रुपए से 17.5 लाख रुपए तक कमाने वाले परिवारों को मिडिल क्लास में शामिल करता है। आयकर विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2022-23 में देश में कुल 7.4 करोड़ लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया, लेकिन उनमें से केवल 2.24 करोड़ लोगों ने ही वास्तव में आयकर का भुगतान किया। टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले 7.4 करोड़ में से 5.8 करोड़ लोगों ने 10 लाख रुपए तक की आय घोषित की है। यानी यह समझा जा सकता है कि रिटर्न दाखिल करने वाले कुल लोगों में से आप देखिए 78% ने 10 लाख रुपए या उससे कम घोषित किया है। यह समझा जा सकता है कि वित्त मंत्री ने आयकर छूट देते हुए 10 लाख रुपए से कम आय वालों को भी आयकर रियायत देकर बड़ी संख्या में करदाताओं को राहत देने का प्रयास किया है। और मध्य वर्ग को क्या मिला है? सबसे पहले आज मध्य वर्ग को अपनी अगली पीढ़ी के रोजगार की सबसे ज्यादा चिंता है। इस साल के बजट में सरकार ने युवाओं को कौशल विकास और रोजगार सृजन तथा प्रोत्साहन के लिए बड़ी राशि आवंटित की है। दूसरा, सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लागू कर रही है, जिसके तहत 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। जो अपनी छतों पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, यह योजना गरीब और मध्य वर्ग के परिवारों के लिए उपलब्ध होगी। इसके लिए सोलर पैनल खरीदने के लिए सब्सिडी के साथ साथ लोन भी दिया जाएगा। तीसरा, सरकार ने इस साल के बजट में 11 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय की घोषणा की है, जिससे देश में सड़क, रेलवे, रेल, जल और हवाई परिवहन सहित बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद मिलेगी। इससे न केवल मध्य वर्ग के लिए परिवहन और जीवन आसान होगा, बल्कि इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी, और जिससे देश में वस्तुओं और सेवाएं सस्ती हो सकती हैं। चौथा, सरकारी सहायता से 3 करोड़ घरों के निर्माण के अंतर्गत शहरों में भी 1 करोड़ घर बनाए जाएंगे, जिससे निम्न मध्यम वर्ग को लाभ होगा और भी किफायती आवास का लाभ उठा पाएंगे। 5वां, सरकार ने जिस तरह से स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एंजल टैक्स को खत्म किया है, उससे मध्य वर्ग के युवाओं को फायदा हो सकता है। छठा, यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से आय शुल्क कम किए गए, उसका परोक्ष लाभ मध्य वर्ग को भी मिलेगा, क्योंकि उन्हें सस्ता सामान मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए, बजट में किए गए विभिन्न प्रावधानों से मध्य वर्ग को होने वाले लाभों का आकलन करने की आवश्यकता है। तभी हम सही ढंग से आकलन कर पाएंगे कि बजट प्रावधानों से मध्य वर्ग को कितना लाभ होगा। यह समझना होगा कि हम केवल कर छूट के आधार पर यह आकलन नहीं कर सकते हैं कि बजट से मध्य वर्ग को कितना लाभ होगा। हम समझते हैं कि सामाजिक न्याय के हित में सरकार अमीरों से अधिक कर एकत्रित करती है और इसे विभिन्न, आप देखिए, सरकारी सामाजिक कल्याण योजनाओं पर खर्च करती है। हमें समझना होगा कि समाज के विभिन्न वर्गों, खासकर कम संसाधन वाले लोगों के उत्थान का महत्व न केवल सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह देश के सर्वांगीण विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तक देश के सभी वर्गों को विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है, हम भारत को कभी विकसित राष्ट्र नहीं बना पाएंगे। इतना ही नहीं, समाज में असमानताएं वैमनस्य को भी बढ़ावा देती हैं, जो सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ सकती हैं और विकास की प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पार्ट जो दैनिक जागरण का है, उसकी कहानी खत्म होती है। एक आर्टिकल मुझे जनसत्ता का बड़ा अच्छा लिखा जाता है और आपके सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस एग्जाम की डिमांड से ही लिखा जाता है। अपराध की दुनिया में विचरते बच्चे, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का
असामाजिक व्यवहार बाल या फिर किशोर अपराध कहा जाता है। और आप देखेंगे कि यह उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है जिससे कुछ बच्चे अपने जीवन और व्यवहार में संतुलन बैठा पाने में विफल हो जाते हैं। उन बच्चों की असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने की संभावना बढ़ जाती है। यह एक बड़ी बहस और चर्चा का विषय है। क्या परिवार अपने बच्चों का उचित समाजीकरण कर पाने में असमर्थ हो गया है? और क्या हमारे शैक्षणिक संस्थान किशोरों को उचित शिक्षा और स्वस्थ परिवेश प्रदान करने में असमर्थ होते जा रहे हैं? अधिकांश मामलों में देखा गया है कि किशोर अपराधी शिक्षित होते हैं और अपने परिवार के साथ रह रहे होते हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि विखंडित परिवार, दूषित सामाजिक वातावरण, स्कूल और पड़ोस का अनुचित परिवेश, मित्रों का समूह और बचपन में यौन शोषण जैसे अपराधों की त्रासदी आदि कारण बच्चों को अपराध की ओर आप देखते हैं कि धकेलते हैं। बचपन की अनेक नकारात्मक स्थितियां बच्चों में आत्मसम्मान का स्तर गिरा देती हैं और वे असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं। बदलते परिदृश्य में वैश्वीकरण, औद्योगिकरण, शहरीकरण, आधुनिकीकरण के कारण परिवार प्रणाली में अनेक बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं, जिससे आर्थिक संरचना और परिवार के सदस्यों की भूमिका में भी बदलाव आए हैं। इससे बदलते आर्थिक और सामाजिक परिवेश में युवा पीढ़ी परिवार के भीतर और बाहर नई पहचान और आर्थिक स्वतंत्रता की तलाश कर रही है। परिवार प्रणाली में हो रहे इन परिवर्तनों ने बच्चों के व्यक्तिगत और नजरिए को बहुत प्रभावित किया है। परंपरागत समाजों में परिवार की भूमिका भी अब बदल चुकी है। अधिकांश परिवारों में माता पिता दोनों के कामकाजी होने या फिर परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने के कारण परिवार में अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। और जैसे आप देखिए माता पिता की देखरेख का अभाव, और आप देखेंगे कि माता पिता के झगड़े, परिवार में उपेक्षित अनुभव करना, हिंसा या फिर दुर्व्यवहार का सामना करना। स्वाभाविक है कि ऐसे बच्चे अपने माता पिता और परिवारों से अधिक लगाव नहीं रखते और आप देखेंगे कि वे अनुचित गतिविधियों में संलग्न होने लगते हैं। इसके अलावा आप देखिए भी ऐसे कई कारक हैं जो किशोर अपराध को बढ़ावा देते हैं। मसलन परिवार की निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, अशिक्षा, पारिवारिक संघर्ष, सहकर्मी समूह, मीडिया, शैक्षणिक विफलता, नशीली दवाओं की लत, बेरोजगारी, क्रोध आदि। ये सभी कारक किशोर के असामाजिक व्यवहार के लिए जिम्मेदार हैं। अनेक समाजशास्त्रीय अध्ययनों में पाया गया कि ऐसे नाबालिग जिन्हें बचपन में उचित प्यार, देखभाल और संस्कार नहीं मिलते हैं, उनके अपराधी बनने की संभावना अधिक होती है। अब वैश्वीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में तो बच्चों का उचित समाजीकरण करना या उन्हें भटकाव के मार्ग पर जाने से रोक पाना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि सभी के हाथ में कम उम्र में ही डिजिटल उपकरण आ जाते हैं, जिससे वे हर तरह की जानकारी सरलता से ले लेते हैं। चाहे अनचाहे सोशल मीडिया उनके सामने वह सब परोस रहा है जिनको जानने या समझने की अभी उनकी उम्र नहीं है। उसी का दुष्प्रभाव है कि बच्चे और किशोर समय से पहले ही परिपक्व और ऐसे काम करने को प्रवृत्त होते हैं और जिन्हें अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। और आप देखते हैं कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के कुल 4,45,256 मामले आप देखते हैं कि दर्ज किए गए और जो वर्ष 2021 की तुलना में 4% देखें। बच्चों के विरुद्ध अपराध के मामलों में वर्ष 2021 की तुलना में 7% की वृद्धि देखी गई। कुछ अध्ययन यह भी बताते हैं कि यौन हिंसा इन किशोर अपराधियों के व्यवहार को कहीं ज्यादा निर्देशित करती है, क्योंकि इनमें से कई किशोरों ने अपने बचपन में यौन हिंसा या फिर दुर्व्यवहार झेला होता है। ऐसे बच्चों में भय, अविश्वास, असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है और उनका सामाजिक संबंधों पर से विश्वास समाप्त हो जाता है और उनमें एकाकीपन की भावना बढ़ जाती है। सामुदायिक सहभागिता में कमी आती है। NCRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में बच्चों द्वारा किए गए अपराधों की दर सबसे अधिक दर्ज की गई है। किशोरों द्वारा किए गए अपराधों की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र में 4,406 दर्ज की गई। उसके बाद मध्य प्रदेश में 3,795, राजस्थान में आप देखिए 3,063 का स्थान है। शिक्षा के नाम पर आप देखिए प्रतिवर्ष बजट में नए विश्वविद्यालय खोलना पर शिक्षकों, आधारभूत सुविधाओं के अभाव में उनका समुचित संचालन न हो पाना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक नई निःशुल्क स्वास्थ्य योजनाओं को शुरू करना पर चिकित्सकों और सुविधा युक्त अस्पतालों के अभाव में उन योजनाओं का दम तोड़ देना, विभिन्न सरकारी या फिर गैर सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार का विस्तार होना, प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षा फोड़ होना, विकसित तकनीक के विस्तार के कारण नौकरी से हाथ धोना बैठना और बेरोजगारी की दलदल में गिर जाना, बढ़ती महंगाई के कारण परिवार की जरूरतों और इच्छाओं को पूरा न कर पाना, परिवार और समाज में अनेक प्रकार की विघटनमूलक स्थितियों को जन्म देते हैं। ऐसे में कुछ ऐसे किशोर और युवा अपराध की राह पर चल निकलते हैं, क्योंकि उन्हें सफलता का छोटा रास्ता दिखाई देता है। आज अधिकांश युवा किशोर आसान रास्ते से ही सफलता पाना चाहते हैं, बिना यह सोचे कि जिंदगी कोई डिजिटल डिवाइस या कंप्यूटर नहीं है जिससे एक क्लिक पर सब कुछ हासिल हो जाता हो। किसी ने सही कहा है
कि बदलती दुनिया का ऐसा असर होने लगा है कि आदमी पागल और फोन स्मार्ट होने लगा है। एक सुरक्षित समाज के निर्माण और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की चुनौतियों से निपटना आवश्यक है। आज जब हम स्वयं को एक तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था कहते हैं, तो क्या ये आंकड़े हमें चुनौती देते नजर नहीं आते हैं? विकास का यह कैसा पक्ष है जिस पर चिंतन करने की बजाय समाज, प्रशासन, राज्य उसकी उपेक्षा करते नजर आते हैं? केवल कानून बना देना या फिर सजा निर्धारित कर देना राज्य का दायित्व नहीं होता है। नई पीढ़ी को सही राय दिखाना, उनकी ऊर्जा को सही कार्यों में लगाना, उनके लिए उपयोगी शिक्षा और रोजगार विकसित करना भी एक कल्याणकारी राज्य का दायित्व होता है। आज किशोर और युवा पीढ़ी नशे, अपराध और निराशा के जिस अंधकार में जीने को बाध्य है, उसके लिए परिवार, समाज और राज्य का दोष कुछ का कम नहीं है। अब्राहम लिंकन का कहना था कि शिक्षा का मतलब लोगों को वह सिखाना नहीं है जो वे नहीं जानते। इसका अर्थ यह है कि उन्हें वैसा व्यवहार करना सिखाना जैसा वे व्यवहार नहीं करते हैं। यह सच है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन केवल शिक्षा या फिर ज्ञान देना ही पर्याप्त नहीं है, और उसका सही उपयोग करना भी सिखाना होगा, ताकि बच्चों में विश्लेषण और विमर्श करने की सामर्थ्य भी उत्पन्न हो सके। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोगों का कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो जरूर आप लोग बताया करिएगा। बस बड़ी ईमानदारी से तैयारी करिए, अपना 100% दीजिए अपनी तैयारी में। धन्यवाद।